Okay, ji, Assalamu alaikum. I hope you can hear me. Yes, ma'am. Acha ji, another topic that I'll be talking to you about is it neither comes in clustering, classification. Usually it's used for classification, but it is basically an algorithm that can solve problems that have exhaustive search space. Exhaustive search space हम किसको कहते हैं? जिसमें बहुत सारे possible solutions होते हैं, जिनमें से हमें चूज करना होता है एक सोल्यूशन जो बेस्ट सोल्यूशन हो या ऑप्टिमल सोल्यूशन हो। ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए जो एल्गोरिदम यूज होता है उसे हम जेनेटिक एल्गोरिदम कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एल्गोरिदम है। सो आई वांटेड टू talk to you about it because it does come under AI and biologically inspired algorithms. और ये बहुत ज्यादा बड़े डेटा को भी डील कर देता है। दैट इज व्हाई आई एम इंक्लूडिंग इट एज अ डेटा माइनिंग टॉपिक। और ये इंटरेस्टिंग भी है काफी। और देर आर मेनी बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड एल्गोरिदम्स जो कि मौजूद है। हब बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड एल्गोरिदम्स कौन से होते हैं? जो नेचर से इंस्पायर्ड हुए होते हैं, जो एल्गोरिदम्स अल्लाह ने बनाए हुए हैं उनसे इंस्पायर होके ये उसको हम ऑटोमेट करके उससे इंस्पायर होके एक हम एल्गोरिदम्स जनरेट करते हैं जिनको बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड एल्गोरिदम कहते हैं। आप ऑलरेडी एक बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड एल्गोरिदम पढ़ चुके हैं जिसे हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN इज बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड बिकॉज इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ inside your brain, the process how different neurons interact with each other and come up with a solution. So up ANN जो है वो also comes under this biologically inspired algorithms. Again there are many biologically inspired algorithms जिसमें से आज जो हम देखेंगे और वाहिद हम यही देखेंगे। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगी for your own interest बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड एल्गोरिदम्स का, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एरिया है जो कि एक्सप्लोर किया जा सकता है। आप अपने FIP के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं इन बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करके मजीद अच्छी बेहतर ऑप्टिमाइजेशन कहीं कर सकते हैं। आप में से कितने हैं जिन्होंने पहले कभी इस एल्गोरिदम का नाम सुना है? प्लीज रेज योर हैंड इफ एनी वन ऑफ यू हैज हर्ड अबाउट दिस। आई डोंट वांट कि आपको डिटेल मालूम हो। कितने लोगों ने इसको देखा हुआ है? अच्छा चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी सीन दिस। कैन यू टेल मी कि आपने किस कोर्स में इसको पढ़ा हुआ है या खुद से पढ़ा हुआ है? AI में मैम AI के AI में मैम। चलें, जबरदस्त हो गया। तो फिर तो आप लोगों को कुछ आइडिया भी होगा इसका। यस मैम। चलें ठीक है। So what we're going to do is I'll talk about genetic algorithm in today's lecture, और मैं थोड़े से बाकी के जो biologically inspired algorithms उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताऊंगी। अच्छा जी, सॉरी, मैंने आज कोई क्विज तो नहीं अनाउंस किया हुआ था? नहीं मैम, लास्ट क्लास में आपने एक्टिविटी ली थी। अच्छा, मैं अभी अनाउंस कर देती हूँ। अगली क्लास में मैं आपसे एक क्विज करूंगी जो कि क्लस्टरिंग पर होगा। 3 क्लस्टरिंग की हमने चीजें देखी हैं। एक कौन सी? के-मीन है, के-मिडॉइड है और हायरार्किकल है। ठीक है, ठीक है मैम। लेक्चर 10, 11, 12 हैं, वो आपके अपलोड भी हुए हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस इट। ओके मैम। रीड फ्रॉम तो मेरे ख्याल से मैम आज हुए हैं, आज अपलोड हो गए। हाँ जी, हमने पढ़े हुए है। हैं 2 वीक्स पहले, 1 वीक पहले ये एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो इनको तैयार कर लीजिएगा so that we can have a quiz in the next class. अच्छा जी, let's talk about genetic algorithm. I'm going to read the slides a little bit. थोड़ी बहुत सी theory है, लेकिन साथ साथ I'm going to make you understand it. Again, yes, it is a biologically inspired model of intelligence. The principle of biological evolutions are applied to find solutions to difficult problems. The problems are not solved by reasoning logic. कोई reasoning logic नहीं होती इसमें, बहुत सारी randomness होती है. So about them, rather populations of competing candidate solutions are spawned and then evolve to become better solutions through the process pattern after biological evolution. ये जो genetic algorithm है, ये biological evolution के ऊपर evolve पर dependent है या इनसे inspired है। आपने कभी सुना होगा कि जो आपकी genes होती हैं
जो आपके पेरेंट्स से आपको आती हैं, तो आपके पेरेंट्स की जो जीन्स हैं उनमें से जो डोमिनेटिंग जीन्स होती हैं वो आगे पास ऑन होती है। तो बेसिकली वो जो जीन्स है ना, हम उनको आपका प्रॉब्लम का सलूशन कह रहे हैं। तो जो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं वो आपस में एक कैंडिडेट कंपीटिंग कैंडिडेट सॉल्यूशंस बन जाते हैं। दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। जो उनमें से फिटेस्ट होता है या स्ट्रॉन्गर होता है वो आगे अगली जनरेशन में जाता है, जो फिटेस्ट नहीं होता वो पिछली जनरेशन में ही रह जाता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर ये जेनेटिक एल्गोरिदम जो है वो डिजाइन किया हुआ है। We'll see how do we automate it and how do we use it. Less worthy candidates tend to die out. जो less worthy solutions होते हैं ना, कैंडिडेट हम कर रहे हैं solutions को, while those that show promise of solving a problem survive, जो नजर आ रहा होता है कि हाँ ये promising से solutions हैं या इनकी fitness, हम fitness एक तरीके से निकालते हैं, fitness इनकी बेहतर है, तो वो आगे पास होते जाते हैं और रिप्रोड्यूस करते जाते हैं और न्यू सॉल्यूशंस जो हैं वो बनते जाते हैं। सो जीए बिगिंस विद द पॉपुलेशन ऑफ कैंडिडेट प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। इसको स्टार्ट ही हम ऐसे करते हैं कि हम बहुत सारे कैंडिडेट सॉल्यूशंस प्रोड्यूस कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम कैंडिडेट सॉल्यूशंस प्रोड्यूस कर लेते हैं और रैंडमली प्रोड्यूस कर लेते हैं और फिर उनका आपस में कंपटीशन कराते हैं। जो विन करता जाता है वो आगे अगली जनरेशन में जाता जाता है। सो कैंडिडेट सॉल्यूशंस आर इवैल्यूएटेड। अब उनको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन है उसको मुझे इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि ये कितना बेहतर सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करने के लिए जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो फिटनेस फंक्शन होता है। और हर प्रॉब्लम का फिटनेस फंक्शन डिफरेंट होता है। अगर आपने फिटनेस फंक्शन, दो चीजें हैं जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपको जो उसमें मेहनत करनी है वो ये करनी है कि आपने ये डिसाइड करना है कि सॉल्यूशन को कैसे डिस्क्राइब करना है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, और दूसरी चीज आपने फिटनेस फंक्शन डिफाइन करना है। ये दोनों चीजें अगर आपने डिफाइन कर दी बहुत अच्छी, तो होगा क्या, बाकी जेनेटिक एल्गोरिदम का जो प्रोसेस है वो एज इट इज, जो एक टिपिकल एल्गोरिदम का प्रोसेस होता है वो उस तरह चलता जाएगा। So candidate solutions are evaluated according to their ability to solve problem instances. Only the fittest survive and combine with each other to produce the next generation of possible solutions. Thus, increasing powerful solution emerge in a Darwinian universe. Darwin's theory पर ये dependent है. Learning is viewed as a competition among a population of evolving candidate problem solutions. This method is a heuristic in nature, and it was introduced by John Holland in 1975. बेसिक एल्गोरिथम आपके पास ये सामने मौजूद है। हम इनिशियलाइज करते हैं एक पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसकी होती है, उसमें अंदर सॉल्यूशंस होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशंस अच्छे हों, रैंडमली जनरेटेड सॉल्यूशंस हम बना लेते हैं। उसके बाद वी कीप ऑन डूइंग इट अंटिल द सॉरी जी, until the termination criteria is met. What you do is you evaluate the fitness of each member. आप जितनी population, जैसे मैंने अगर 10 candidate solutions की population रखी है तो 10 के 10 solutions की मैं fitness calculate करूंगी और उसमें से select करूंगी कुछ members को और ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट करूंगी। ऑफस्प्रिंग्स क्रिएट करने के लिए आपके पास जेनेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो दो होते हैं, जिसे हम क्रॉस ओवर म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेटर कहते हैं। इन दोनों को इस्तेमाल करके हम नए कैंडिडेट्स जनरेट करते हैं और फिर हम जो पिछली जनरेशन थी उसको नई जनरेशन से रिप्लेस कर देते हैं। एंड वी कीप ऑन डूइंग अंटिल द टर्मिनेशन क्राइटेरिया। इसमें टर्मिनेशन क्राइटेरिया क्या हो सकता है, आप रख सकते हैं कि जी 100 दफा ये लूप चले, या आप रख सकते हैं कि खास फिटनेस तक जब तक नहीं पहुंचता सॉल्यूशन तब तक ये एल्गोरिदम चले। सो देयर कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन क्राइटेरियाज। ओके, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडेट सोल्यूशन। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सोल्यूशन को क्रोमोसोम की फॉर्म में कैसे डिफाइन करना है, ये भी हम देखेंगे। पॉपुलेशन साइज कितनी रखनी है, एक मतलब कि 10 की पॉपुलेशन रखनी है, 50 की रखनी है, 100 की रखनी है, कितनी पॉपुलेशन की साइज रखनी है। इसका मतलब है अगर 10 पॉपुलेशन साइज होगा तो 10 कैंडिडेट सोल्यूशंस हम रैंडमली जनरेट करेंगे और वो कैंडिडेट सोल्यूशन जो है वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होने चाहिए। उसके बाद हम एक फिटनेस फंक्शन या जिसको इवैल्यूएशन फंक्शन भी कहते हैं वो क्रिएट करेंगे और
और क्या चीज हमें चाहिए, हमें देखना है कि जेनेटिक ऑपरेटर्स कौन से इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद सिलेक्ट करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे मैंने कहा था ना, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग आप सिलेक्ट करते हैं, तो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग सिलेक्ट करने के बहुत सारी टेक्निक्स डिफरेंट और एल्गोरिदम्स हैं, वो देखेंगे। जनरेशन गैप हम देखेंगे कि कितना डाल सकते हैं हम। जनरेशन गैप का मतलब ये होता है कि आप या अमाउंट ऑफ एलिटिज्म का, उसका इसका मतलब ये होता है कि आप सिर्फ ऑफस्प्रिंग्स पूरा वाइप आउट नहीं कर देते पिछली जनरेशन को। पिछली जनरेशन में से जो बेहतर कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनको रख लेते हैं, और फिर उसके बाद डुप्लीकेट्स अलाउ करने हैं कि नहीं करने, ये अगेन एक पैरामीटर्स हैं जो एल्गोरिदम के आप सेट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? Gene is basically a basic unit which represents one character as the individual. The value of each gene is called an allele. ठीक है? Chromosome is a string of genes. बहुत सारे genes होते हैं एक क्रोमोसोम में. It represents an individual that is a possible solution of a problem. Each chromosome represents a point in the search space. आपकी जो सर्च स्पेस होती है ना, उसमें जो एक पॉइंट होता है वो आपका एक क्रोमोसोम जो है I'll start within 1 minute, please. Okay, ji, a chromosome is a string of genes. It represents an individual that is a possible solution of a problem. Each chromosome represents a point in the search space. और इन सारे क्रोमोसोम्स को मिलकर हम एक पॉपुलेशन बनाते हैं. Appropriate chromosome representation is important for efficiency and complexity of G8. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्रोमोसोम अच्छा सा डिजाइन करें. एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्रोमोसोम कैसे डिजाइन किया जा सकता है. The classical representation scheme for chromosome is binary vector. बाइनरी वेक्टर के साथ फिक्स लेंथ के बाइनरी वेक्टर्स होते हैं. हाउ रियल वैल्यूड क्रोमोसोम्स भी पॉसिबल हैं, लेकिन हम विल स्टिक टू द फिक्स्ड लेंथ बाइनरी वेक्टर्स. इन बाइनरी कोडेड क्रोमोसोम एवरी जीन हैज 2 एलेल्स. ऐसे ही है ना, 2 एलेल्स होंगे, या 0 होगा या 1 होगा. इन रियल कोडेड क्रोमोसोम अ जीन कैन बी असाइंड अ वैल्यू फ्रॉम अ डोमेन वैल्यू. इसको आप छोड़ दें, हम सिर्फ बात करेंगे बाइनरी कोडेड की. इन केस ऑफ एन n डायमेंशनल सर्च पेज, ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ n वेरिएबल्स विद ईच वेरिएबल इनकोडेड एज अ बिट स्ट्रिंग. लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम. एक हमारे पास प्रॉब्लम है कि जी हमने कुकी क्रिएट करना है, बनाना है. उसमें 2 पैरामीटर्स हैं. 2 पैरामीटर्स शुगर एंड फ्लावर इन केजीज. हमने ये देखना है कि रेशो बेहतरीन कौन सी है. तो रेंज फॉर बोथ 0 to 9 kgs, देयरफॉर क्रोमोसोम विल कंप्राइज ऑफ 2 जीन्स कॉल्ड शुगर एंड फ्लावर. एक शुगर हो जाएगी, एक आपकी ये इस तरह करके ना ये क्रोमोसोम बना हुआ है. एक आपको शुगर बता रहा है, एक आपको फ्लावर की केजीज में बता रहा है कि आप 5 किलो शुगर ले लें और 1 किलो फ्लावर ले लें. रैंडमली प्रोड्यूस हुआ है. एक सोल्यूशन आपको बता रहा है कि जी 2 किलो आप शुगर ले लें और 4 kgs आप फ्लावर ले लें. तो ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. अगर मैंने इसको फॉर एग्जांपल बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो ऑफ कोर्स मुझे देखना पड़ेगा ये 5 कितनी जगह ले रहा है, या इसकी पॉसिबल सोल्यूशंस क्या हो सकती हैं, शुगर कितनी उसमें हो सकता है. तो इट्स लाइक
kgs में 5 है ना, तो मतलब कि 5 तक, 0 से लेके 5 तक हो सकता है, 0 से लेके 9 तक हो सकता है, तो जो कि 4 बिट्स बन जाएंगी, तो 4 बिट्स इस फील्ड के लिए और 4 बिट्स इस फील्ड के लिए, तो 4 4 8 बिट्स का ये क्रोमोसोम बन जाएगा. दिस इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है जी. सो this is how the chromosome is created. We'll keep on doing some examples and you'll get to know. For example, we have a problem of expression satisfaction problem. Expression satisfaction का मतलब है कि ये जो expression है ना, ये satisfy होना चाहिए. satisfy का मतलब है कि इसमें इसकी value 1 आनी चाहिए. ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 ये एक प्रॉब्लम है, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए. तो क्रोमोसोम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, ABCDEF. तो ABCDEF हमारे बाइनरी जीन्स हो जाएंगे और हर की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है. ठीक है, तो इससे क्रोमोसोम का साइज आपके पास यहाँ 6 हो गया. अच्छा, ये देखो यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी जैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो यूज GA टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ येस रिएक्शन फ्रॉम द फूड एलर्जी प्रॉब्लम डेटा. ये आपके पास एक डेटा है, इसको अब आपने डिफाइन करना है. अब आपके पास कितने जीन्स होंगे, एक रेस्टोरेंट है, एक मील है, एक डे एयर कॉस्ट है. 4 जीन्स हो गए. 4 जीन्स में से जो पहला रेस्टोरेंट का जीन है उसकी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, सैम, लॉबडेल और सारा. ये 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं. 3 वैल्यूज को बाइनरी में हम कितनी बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 में. 2 में भी नहीं हम करते ताकि कंफ्यूजन ना हो, हम इसको करेंगे 3 बिट्स में. 3 बिट्स का मतलब ये है कि पहली बिट हम रख लेंगे कि अगर सैम है, दूसरी बिट हम ऑन करेंगे जब लॉबडेल है, और तीसरी बिट हम ऑन करेंगे जब सारा है रेस्टोरेंट. तो ये आपकी 3 बिट्स होगी. तो एक टाइम पे एक ही बिट सिर्फ जो है ना वो ऑन होगी और ये आपको बता देगी कि कौन सा रेस्टोरेंट है. सिमिलरली मील के लिए हमारे पास लंच और ब्रेकफास्ट है, तो 2 बिट्स में काम हो जाएगा. पहली बिट अगर ऑन होगी तो इसका मतलब ब्रेकफास्ट है, दूसरी बिट ऑन होगी तो लंच है. एंड क्यों हम इसको इंडिविजुअल बिट्स इसलिए रख रहे हैं, मिनिमम बिट्स में क्यों नहीं काम कर रहे, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन बने जिसमें दोनों जो है ना वो ऑन हो जाए. आपके पास डे में फ्राइडे और सैटरडे और संडे आ रहा है, तो यहाँ 3 बिट्स लग जाएंगी. कॉस्ट जो है वो आपके पास चीप और एक्सपेंसिव आ रही है, तो ये आपके पास 2 बिट्स में ये काम हो जाएगा. तो ये देखिए, ये आपकी जीन 1 होगी रेस्टोरेंट, जीन 2 मील, जीन 3 डे और जीन 4 कॉस्ट. तो आपकी रेस्टोरेंट की जीन्स हैं सैम, लॉबडेल, सारा. मील की जीन्स हैं ब्रेकफास्ट, लंच. डे जीन है फ्राइडे, सैटरडे, संडे. कॉस्ट जीन है चीप एंड एक्सपेंसिव. ठीक है. अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम हम लेते हैं जिसमें हमने ये नंबर फाइंड आउट करना है. अब इस नंबर को फाइंड करने के लिए अगर आप प्रोग्राम लिखेंगे तो आपके पास 2 raised to the power 64 possibilities आती हैं. If you find it with the help of genetic algorithm, then the program gives you a number and tell you its fitness. तो फिटनेस स्कोर, फिटनेस हम किस तरह करेंगे, जितनी करेक्टली गेस्ड बिट्स हैं. ठीक है, मेरे पास फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक नंबर आ जाता है 0010111. तो जो आपका जो आखिरी बिट है सिर्फ वो मैच नहीं कर रहा, बाकी सारे मैच करें, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5. ये इसकी 5 इसकी फिटनेस आ जाती है. लुक एट दिस. ये पहला सोल्यूशन है, इसको मैच करें अपने नंबर के साथ. 0 0 एक मैच कर रहा है, 1 ये मैच नहीं कर रहा, 0 ये मैच नहीं कर रहा. ओके, एक सेकेंड. दिस 0 दिस 0 दिस 0, 1 मैचिंग हो गई. ये 1 इस 0 से मैच नहीं कर रहा, ये 0 इस 1 से मैच नहीं कर रहा, ये 1 इस 0 से मैच नहीं कर रहा, ये 0 इस 1 से मैच नहीं कर रहा. तो कितनी मैचिंग बिट्स हैं, सिर्फ एक मैचिंग बिट है, जिसकी वजह से इसकी जो फिटनेस है वो सिर्फ 1 है. सिमिलरली इसकी फिटनेस भी अगर हम देखें ना तो 1 निकलेगी. इसकी कितनी बिट्स मिल रही हैं, पहली बिट से मिल रही है, दूसरी बिट नहीं मिल रही, तीसरी बिट मिल रही है, उससे अगली बिट भी मिल रही है, उससे अगली बिट भी मिल रही है, ये लास्ट वाली बिट नहीं मिल रही. तो कितनी बिट्स मिल रही है, 4. इस वजह से इसका फिटनेस स्कोर 4 है. बेस्ट वंस इसमें से कौन सी है, COD. इन दोनों को हम पिक करेंगे और नेक्स्ट जनरेशन जो है वो क्रिएट करना शुरू हो जाएंगे.
सॉरी जी। अच्छा, फिर हम करते ये हैं कि हम क्रॉस ओवर करते हैं। इसके बाद मैंने आपसे कहा था ना, क्रोमोसोम जनरेट करना है, उसके बाद उसकी वैल्यूएशन करनी है फिटनेस की, उसके बाद उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट हमने समझे कि सी और डी की है, तो सी और डी को सिलेक्ट करने के बाद उसको ना हमने क्रॉस ओवर करना है। ये क्रॉस ओवर, हाँ, हम क्या क्रॉस ओवर हम कैसे करते हैं, जो आपका बाइनरी स्ट्रिंग होता है ना, इसमें रैंडमली कहीं भी कट पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कट पॉइंट लग गया, दिस इज योर कट पॉइंट, ठीक है। अब अपने क्रॉस ओवर क्या करना है, ये वाला हिस्सा आपकी जीन का, आपके क्रोमोसोम का इस हिस्से से मैच कर देना है। तो ये वाली जीन देखिए, ये 0 1 हो गया और ये 1 1 0 हो गया, ये क्रॉस ओवर हो रहा है, इन दोनों जीन की म्यूटेशन हो रही है, मेटिंग हो रही है। उसके बाद फिर ये वाला 1 0 विद दिस 1 0 1 1, ये मिलके आपका ये अगला, ये ऑफ स्प्रिंग्स है, ये उसके ऑफ स्प्रिंग्स बन रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगले स्टेप पे हमने डिफरेंट कट पॉइंट्स लगाए हैं। बेटे प्लीज म्यूट योर माइक, सर प्लीज म्यूट योर माइक बेटे। मैम आप भी कर सकती हैं, इस पे क्लिक करके म्यूट कर सकती हैं आप इसको। अच्छा जी, okay, where were we? So what happens here is that ये दोनों का, अब अगला कोई और कट पॉइंट ले सकते हैं हम। ये देखें, ये हमने कट पॉइंट यहाँ पे लिया, 4 बिट्स के बाद तो हम इस वाले हिस्से को इस वाले पार्ट से ज्वाइन करेंगे और एक नया ऑफस्प्रिंग बना लेंगे। सिमिलरली इसको इससे ज्वाइन करेंगे और एक नया ऑफस्प्रिंग बना लेंगे। तो हमारे 4 ऑफस्प्रिंग्स बन गए। अब इसमें से 4 ऑफस्प्रिंग्स में से कौन सा ऑफस्प्रिंग जो है ना, वो हमने चूज करना है। इनमें से जो बेस्ट है वो चूज कर लेते हैं। वैसे तो देयर आर अदर सिलेक्शन टेक्निक्स ऑल्सो, सिर्फ बेस्ट को हम चूज नहीं करते क्योंकि फिर डाइवर्सिटी नहीं आती। लेकिन अभी हम अज्यूम करते हैं कि हमने बेस्ट को सिलेक्ट कर लिया। ये हमने बेस्ट को सिलेक्ट कर लिया। बेस्ट कौन से है, एफ और जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, दोबारा से इनकी मेटिंग करेंगे। इनकी जब हमने इस तरह मेटिंग की है क्रॉसओवर अप्लाई करके, तो हमारे पास ये वेरिएंट्स आए हैं, नए ये ऑफस्प्रिंग्स आए हैं एच आई जे के। अब यहाँ पर देखो कि ये इनकी इवैल्यूएशन में आपको बेस्ट मिल गया, क्योंकि 5 ही बिट्स थी ना, हाँ नहीं 5 नहीं थी, ठीक है। इसमें से बेस्ट कौन से हैं, 2 ये बेस्ट पिक कर लिए, ऑल्दो ये 4 भी है, लेकिन हमने ये वाला पिक कर लिया रैंडमली। 5 और 4 आई और जे पिक किए। दोबारा इनके अंदर हमने क्रॉसओवर अप्लाई किया उसी तरह। ये जो कट पॉइंट होता है ये रैंडमली पिक करते हैं, आप पिक किया और आप ये देखें, ये सारे अपने उसकी फिटनेसेस को कैलकुलेट किया। फिटनेसेस में से देखें ये 6 आ गई है। 6 ही बिट्स थी जिनको मैच होना चाहिए था, तो ये हमें सक्सेस मिल गई। ये आपका टर्मिनेशन क्राइटेरिया बन जाएगा और देयर हियर वेयर यू गोइंग टू स्टॉप द योर evaluation, your algorithm. अच्छा, हम maybe wait for 5 minutes, I'll be back.
Sorry for this delay. Actually, we were discussing the representation of the solutions. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमने जैसे क्लासिफिकेशन की थी, एक प्ले टेनिस का डेटा था हमारे पास, वहां पर हमने एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यूज है सनी, ओवरकास्ट एंड रेन। तो ये 3 वैल्यूज हैं, तो हमने 3 बिट्स ले लेनी है। इसका फायदा अगेन ये होता है कि सनी हो और ओवरकास्ट अगर दोनों हो तो ये इस तरह शो हो जाता है फिर 110 करके, ठीक है। एंड 111 वुड मीन दैट वी डोंट केयर अबाउट इट्स एवेल्युएशन। ऑल वंस होगी तो इसका मतलब है उसका उस ये मतलब कि ये एट्रीब्यूट कोई रोल ही प्ले नहीं कर रहा। हम इस तरह अपने किसी भी ना इफ एल्स के कंडीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास बेसिकली हमारे पास हमने डिसीजन ट्री बनाया था ना इसके अगेंस्ट। तो अगर आपका ट्री जो है वो उसकी एक ब्रांच आपको इस तरह ये कह रही है कि यू नो इफ द आउटलुक इज ओवरकास्ट एंड रेन, right, and the wind is strong, एक सेकेंड सॉरी, ओवरकास्ट एंड रेन का एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या थी, एक सेकेंड मुझे देखने दें, यहाँ पर कहीं लिखा होगा एट्रीब्यूट की वैल्यू, अगर आप में से किसी को याद हो। टेम्परेचर था, आउटलुक थी, यस इट वाज आउटलुक। सो द ट्री कुड बी इस ये जो आपका एक इफ स्टेटमेंट है, इसको हम किस तरह ट्री में किस तरह ये रिप्रेजेंट हो रहा था डिसीजन ट्री में, इट वाज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज दिस आउटलुक, यहाँ लिखा हुआ था आउटलुक। इफ द वैल्यू ऑफ आउटलुक इज ओवरकास्ट और रेन, राइट, और साथ ही हम कहें कि विंड की जो वैल्यू है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वी आर सेइंग दैट यू नो नो, ये आपकी क्लास पहुंच गई। ये मैंने इफ स्टेटमेंट को डिसीजन ट्री की फॉर्म में लिखा है। इसको हम इनकोड कैसे कर सकते हैं? इनकोड हम ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास पहला जो आउटलुक है ना उसके लिए 3 बिट्स डेडिकेट हुई हैं, ये 3 बिट्स, ये पहली 3 बिट्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास विंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके लिए ये 2 बिट्स हुई हुई हैं, और फिर ये क्लास के लिए बिट्स हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि ओवरकास्ट एंड रेन, तो ओवरकास्ट एंड रेन जो है वो इन 2 बिट से रिप्रेजेंट हो रही है, दोनों ऑन है, इसका मतलब ओवरकास्ट और रेन। एंड विंड इज स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग के लिए, ये वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए ऑन हुआ हुआ है इस वजह से स्ट्रॉन्ग, और ये यस के लिए है पहला बिट और नो के लिए दूसरा बिट है, तो नो की बिट ऑन हुई हुई है, तो ये एक जो इफ स्टेटमेंट है वो आराम से यहाँ से रिप्रेजेंट हो जाती है। सिमिलरली यहाँ देखें ये वाला रूल क्या कह रहा है, ये वाला रूल कह रहा है विंड इज स्ट्रॉन्ग देन प्ले टेनिस। तो इसका मतलब है जो पहला वाला एट्रीब्यूट है जिसमें रेन, ओवरकास्ट और सनी है, उसको सारे वंस हैं बिकॉज वी डोंट केयर व्हाट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज। विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो तो हर सूरत यू कैन प्ले टेनिस। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर इवन योर डिसीजन ट्रीज विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम को बेसिकली आपने करना ये है कि बाइनरी में अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश, डिजाइन आपने इस तरह करना है। ये अभी हम तरह डिजाइन की प्रॉब्लम पर पहुंचे हैं। इसका मतलब ये है कि नॉट इवन इफ द एट्रीब्यूट डजंट अपीयर इन अ रूल वी रिजर्व इट्स प्लेस इन द क्रोमोसोम। जैसे कि पिछले यहाँ पर रिजर्व आउटलुक नहीं था एट्रीब्यूट मौजूद, लेकिन हमने उसकी जगह रिजर्व रखी। तो हमने जगह रिजर्व रखनी है ताकि आपका फिक्स लेंथ जो है वो क्रोमोसोम्स हो। और जैसे कि ये लास्ट वाला रूल है, इसमें 1-1 है आखिर में, इसका मतलब है वी डोंट केयर इफ यू नो वी प्ले द टेनिस और नॉट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा, अब हम
एक एक्टिविटी करेंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं आपको आइडिया दूंगी इसका कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप। ये अच्छी बड़ा क्रोमोसोम बन जाएगा आपका। आपने ये करना है कि क्रोमोसोम डिजाइन करना है जो कि टाइम टेबल डिफाइन करे। ठीक है, अच्छा, टाइम टेबल किस चीजों से डिफाइन होता है? कोर्सेज से, टीचर्स से, डेज से, टाइम स्लॉट से और क्लासरूम्स में। ऐसा ही है ना? सो द पॉइंट हियर इज कि हमने इसको डिफाइन कैसे करना है। जो कोर्सेज है ना वो आपके पास 16 कोर्सेज हैं, टीचर्स 8 हैं, डेज आपके पास 5 हैं, टाइम स्लॉट्स आपके पास 5 हैं और क्लासरूम्स आपके पास 4 हैं। तो वी वुड सी कि हम किस तरह इनको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, टाइम स्लॉट्स, डेज और क्लासरूम्स तो फिक्स्ड रहेंगे ना। मतलब बेसिकली ये आप टाइम टेबल जब बनाते हैं तो दिस इज हाउ यू हैव योर टाइम टेबल, लेट्स से। ठीक है, आपका टाइम टेबल होगा जी कि पहला मंडे है, मंडे के अंदर आपके पास सॉरी मंडे के अंदर आपके पास, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, मंडे के अंदर आपके पास कितने स्लॉट्स हैं? यू हैव 5 स्लॉट्स। सो यू नो वी हैव 9 to 10 है, फिर 10 to 11 है, लेट्स से, फिर 11 to 12 है, फिर 12 to 1 है और 1 to, ये आपके 5 स्लॉट्स हो गए। इन 5 स्लॉट्स के अंदर आपके पास 4 क्लासरूम्स हैं, तो 9 से 10 के दरमियान भी 4 क्लासरूम्स अवेलेबल होंगे। हाँ जी, ये बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो इसका मतलब 9 से 9 to 10 आपके पास एक स्लॉट के अंदर 4 रूम्स होंगे, ऐसे ही है ना? सो दिस इज हाउ इट बेसिकली वुड बी डिजाइन्ड। अच्छा, ये फील्ड्स बना ली है मैंने। अब इस फील्ड्स के साथ हमने क्या करना है कि हमारे पास 16 क्लासरूम्स हैं, सॉरी कोर्सेज 16 है। सॉरी जी, मेरा कर्सर ओके। अब ये जो एक मंडे के अंदर पहले स्लॉट में, पहले रूम में, वो किससे डिफाइन होगा? ये जो ये मैंने स्लॉट बनाया है, ये इस बात पे अग्री कर रहे हैं आप लोग सारे कि मंडे को जो 9 to 10 का स्लॉट है, पहला स्लॉट, इसको पहला स्लॉट हम यहाँ बना लेते हैं, 9 से 10 वाला, इस 9 to 10 वाले स्लॉट में ये पहला रूम है जिसकी हम बात करें, रूम 1। गेट इट? ये रूम 2। अब रूम के अंदर क्या चीजें डिफाइन हमने करनी है? हर रूम में हम क्या, इसमें एक एक ये जो मैंने ये फील्ड बनाई है, इस फील्ड के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे? जी बेटे, क्लासरूम के अंदर क्या पता चल रहा होता है, क्या हो रहा होता है? देयर इज अ टीचर एंड अ कोर्स। गॉट इट? यस मैम। टीचर एंड अ कोर्स। तो इस एक फील्ड में हमने टीचर और कोर्स डिफाइन करना है। तो ये इस एक फील्ड की साइज क्या होगा, इस एक फील्ड का? मैम आपकी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, what we're trying to do is we're trying to create a chromosome for timetable. टाइम को आप समझो कि आपने बाइनरी की फॉर्म देनी है। टाइम टेबल होता है ना, उसको आपको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है। तो आपका टाइम टेबल कैसे होता है?
एक सेकेंड, मैं कोशिश करती हूँ कि हम टेबल बना सके. वेट, अच्छा जी, हम चाह रहे हैं कि हम टेबल बना सकें. ठीक है, आपके पास कितने वेट, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज हो गए. 5 डेज के अंदर हमने again we have, how many rows do we have? 4 classrooms each, so it's going to be 4 into 5, 20. So they're going to be 20 rows बनाते. और columns में we have all the slots. ठीक है जी, हमारे पास कितने slots हैं? 9 to 10 था slots हमारे पास कितने? We have 5 days, 5 हैं, times slots 5 हैं. Right, and we have right. Sorry. अच्छा जी, look at this. आपके पास कितने डेज हैं? यू हैव 5 डेज. तो लेट मी से कि ये पहला हर दिन 5 स्लॉट्स हैं. हर स्लॉट्स के अंदर आपके पास 4 रूम्स हैं. तो ये जो पहली 4 रोज हैं, इनको हम वेट, लेट मी मूव इट हियर. ये जो पहली हैं 4 rows, let me color them as this. Let me draw it a little bit so that आपके साथ screen share हो रही है इस टाइम के नहीं? नो मैम. ठीक ठीक है, ठीक. मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ तो फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ. ठीक है. दिस इज हाउ इट इज. अच्छा जी, ये जो पहली मैंने 4 रोज को किया ना सिलेक्ट, ये समझे मंडे है. लेट्स से ये ट्यूसडे है, and let's say this is Wednesday, and this is Thursday, and let me last 4 जो है ये Fridays है. ठीक है जी. सो ये आपका टाइम टेबल. किस तरह टाइम टेबल कि ये जो पहली 4 रोज है ना आपके पास, ये पहली 4 ये मंडेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं. ठीक है, जो पहली ब्लूज हैं. उसके बाद आपके पास ये जो है ये ट्यूसडे को रिप्रेजेंट कर रही हैं. देन एंड सो ऑन. ठीक है, अब मंडे को जरा समझने की कोशिश करते हैं. मंडे के अंदर 5 स्लॉट्स हैं. ठीक है, इसको हम नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा. Similarly this and similarly this.
आपका ये जो पहला स्लॉट है ये आपका है 9 to 10 का स्लॉट, ठीक है। उससे अगला जो स्लॉट है वो है आपका 10 to 11 का, गेट इट, एंड सो ऑन। 5 स्लॉट्स हमें मिले हुए हैं। अब हर स्लॉट के अंदर 9 to 10 को, मंडे को 9 to 10 में आपके पास 4 रूम्स अवेलेबल हैं। ये बात समझ आ रही है? जी बेटे, आई नीड एन आंसर। क्या ये बात समझ आ रही है कि ये जो मैंने 4 मंडेज की रोज को ब्लू किया, ये क्यों किया है? पहली सिर्फ 9 to 10 वाली 4 रोज देखो। 9 to 10 वाली 4 रोज का मतलब है कि मंडे को ये रूम 1 है, गॉट इट, ये रूम 2 है, ये रूम 3 है, और ये रूम 4 है। अब आगे समझ? यस मैम। अच्छा, अब हर रूम के अंदर आपके पास क्या चीज होती है? कोर्स एंड टीचर, इवेंचुअली कोर्स एंड टीचर। अब ये जो आपने फॉर्मेट एक बनाया है, इससे आपका डे भी कवर हो रहा है, स्लॉट भी कवर हो रहा है, रूम्स भी कवर हो रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमने बिट्स की फॉर्म में देनी है वो ये देनी है कि कोर्स और टीचर की। कोर्स हम कह रहे हैं हमारे पास 16 कोर्सेज हैं, तो जब 16 कोर्सेज होंगे, फॉर 16 कोर्सेज वी हैव टू हैव हाउ मेनी बिट्स? 4 बिट्स। कोर्सेज के लिए हम 4 बिट्स रख सकते हैं, उसमें हम 16 कोर्सेज को डिफाइन कर देंगे, गॉट इट। और जो आपके पास टीचर है, वो हमारे पास टीचर हैं जी 8। तो 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 बिट्स कर लेंगे। तो आपकी ये जो एक इंडिविजुअल ये कॉलम है ना, इसके अंदर हम बताएंगे टीचर कौन सा है और कोर्स कौन सा है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये जो फर्स्ट, एक सेकेंड, ये हमारे पास फर्स्ट रूम है, इसके अंदर मैं बताना चाहूँ कि मेरे पास जो टीचर है वो मे बी 4th टीचर है। लाइक हमारे पास 16 टीचर्स में से जो 4th नंबर पे टीचर है, वट एवर उसको जो भी बाइनरी आप कोडिंग कर रहे हैं उसकी, तो 4 बिट्स में मैं आपसे कहूँ 4th टीचर, तो ये उसकी बिट बन जाएगी 0110। और उसके बाद कोर्स जो है वो 8 कोर्सेज में से मैं कह दूं आपसे जो 5वां कोर्स है, 3 बिट्स उसके लिए रखी हुई है। तो ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि टीचर नंबर 4 इज गोइंग टू टीच कोर्स नंबर 5। ये बात समझ आ गई? यस मैम। और कब? मंडे को 9 से 10 के स्लॉट में रूम नंबर 1 में। सिमिलरली क्या होगा? ये कितनी बिट्स बन रही हैं? 4 5 6 7, 7 बिट्स इसके लिए। तो इसका मतलब है इसी तरह 7 बिट्स यहां इस्तेमाल होंगी, 7 बिट्स यहां इस्तेमाल होंगी, 7 बिट्स यहां इस्तेमाल होंगी। आगे समझ? यस मैम। अच्छा, what I want you to do is I want you to tell me the total number of bits that we need to represent a 5-day timetable. मुझे आपने कैलकुलेट, टेक योर टाइम, 5 मिनट लें और ये मुझे बताएं कि 5 डिस्क्रिप्शन जो है ना वो आपकी ये है। कोर्सेज 16 हैं जिनके लिए हमने 4 बिट्स रख ली हैं, टीचर्स 8 हैं जिनके लिए हमने 3 बिट्स रखनी है, डेज को हमने अपने टेबल में रिप्रेजेंट कर लिया, टाइम स्लॉट्स के लिए भी कॉलम्स बना लिए हैं, क्लासरूम्स के लिए भी अलग रोज बना ली हैं। ये आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो 5 दिन, 5 स्लॉट्स, 4 क्लासरूम्स, और हर एक पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर आपने एक टीचर और 4 बिट के नंबर से टीचर रिप्रेजेंट करना है और 3 बिट के नंबर से कोर्स रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पूरे टाइम टेबल को डिफाइन करने में कितनी बिट्स लगेंगी? टेक योर टाइम, try calculating it and give me the answer after 5 minutes. 700। ठीक है, it's your answer. I want others to find it out and let me know. मैम 5 डेज और 5 टाइम है ना डिफरेंट? जी, 5 days हैं, 5 slots हैं और 4 rooms हैं। ठीक है।
700 मैम। ठीक है बेटा, keep your answer to yourself and then I'll ask you why is it that? Why is your answer 100 or 700? 700। Okay जी, so most of you got the correct answer. It's going to be 700 bits. तो ये जो 700 बिट्स है ना, ये आपका एक क्रोमोसोम बना देंगी, ये आपका एक सोल्यूशन बना देंगी। अब जेनेटिक एल्गोरिदम में क्या हम इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आपने एक टाइम टेबल सेट करना है, जो कि बेहतरीन टाइम टेबल हो, जिसमें यू नो क्लैशेस ना हो, और ऑफ कोर्स many other things are involved in a good timetable, of course, के आपके टीचर्स की रेगुलर लगातार 2 या 3 क्लासेस ना लगी हों। ऑफ कोर्स अब होता ये है कि जेनेटिक एल्गोरिदम में रैंडमली क्रोमोसोम्स जनरेट होते हैं, तो आपके पास हो सकता है ऐसा क्रोमोसोम जनरेट हो रहा हो जहाँ पे एक स्लॉट में ही एक ही टीचर को, क्योंकि रैंडमली जनरेट होगा ना, तो एक ही टीचर चारों रूम्स में पढ़ा रहा हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? या फिर एक ही कोर्स बार बार एक ही स्लॉट में 2 दफा वो कोर्स आया हुआ हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब ये आपका पहला स्टेप था, क्रोमोसोम को डिजाइन करना। दूसरा स्टेप है कि आपने पॉपुलेशन डिवाइस करनी है। ये जो 700 का एक क्रोमोसोम है, ऐसे कितने क्रोमोसोम्स बनाने हैं? लेट्स से हमने 25 क्रोमोसोम्स ऐसे बना लिए, 25 रैंडमली 0 1s ऐड कर दी और एक वो बन गया। कुछ तो उसमें से निकलेगा ना, बिल्कुल रैंडमनेस है यहाँ पे।
अच्छा, उसके बाद आप ये करेंगे कि इसकी फिटनेस कैलकुलेट करेंगे। अब फिटनेस फंक्शन बनाना जो है ना वो आपका काम है। ये क्या होगा, ये एक कोडेड क्या है, क्रोमोसोम बन गया या कोडेड सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन का आपने फिटनेस कैलकुलेट करनी है। फिटनेस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने फिटनेस में डिफरेंट चीजें डाल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले सबसे क्रूशियल चीज क्या है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आप इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप क्या करते हैं कि आप हर एक को ना 100 एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फिटनेस दे देते हैं। जैसे कि मैंने अगर 25 क्रोमोसोम बनाए ना, मैं 25 की 25 को 100 की फिटनेस दे दूंगी। उसके बाद 100 में से पेनल्टीज डालती जाऊंगी। पेनल्टी के पॉइंट्स रख लूंगी। जैसे कि सबसे ज्यादा पेनल्टी ऐसी चीज पे पड़नी चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक ही स्लॉट में एक ही दिन पे 2 जगह टीचर का नाम आ रहा है, 2 रूम्स में एक ही टीचर का नाम आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे बड़ी पेनल्टी मैं इसके लिए डाल दूंगी। लेट्स से मैं इसकी पेनल्टी 25 पॉइंट्स की डाल दूंगी। तो अगर ऐसे क्रोमोसोम में कोई भी एक दफा भी ऐसी चीज है तो वो -25 हो जाएगा। सिमिलरली उसके बाद क्रूशल चीज क्या है कि कोर्स, एक ही कोर्स 2 जगह पढ़ाया तो नहीं जा सक रहा होता, तो उसके ऊपर आप पेनल्टी डाल दें। फिर इसके अलावा कम पेनल्टी वाली चीजें क्या हो सकती हैं कि एक क्लास टीचर की एक की खत्म हुई है और फिर दूसरी क्लास उसी टीचर की शुरू हो गई है। अगर ऐसी कोई चीज आपके टाइम टेबल में आ रही है तो लेट्स से उसको मैं 25 के 10% 10 पॉइंट्स की उस पे फिटनेस पेनल्टी डाल दूं, मैं इसमें से -10 कर दूं। तो ये जो है ना फिटनेस फंक्शन अब आपने खुद डिवाइस करना है। ये खुद फिटनेस फंक्शन आप डिवाइस कर लेते हैं। क्रोमोसोम आपने डिवाइस कर लिया है। उसके बाद जेनेटिक एल्गोरिदम में चलना है। कैसे चलना है, 25 का क्रोमोसोम है, सॉरी 25 क्रोमोसोम्स हैं 700 बिट्स के। आपने उनकी फिटनेसेस कैलकुलेट की 25 की। 25 में से जो बेस्ट थे उनको सिलेक्ट किया। लेट्स से आपने कितने सिलेक्ट किए, जनरेशन गैप, इस बात का मतलब जनरेशन गैप है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 25 है आपके पास टोटल, तो उसमें से आपने अगर बेस्ट 15 बेस्ट ले लिए, 15 बेस्ट से हर इंडिविजुअल से आप 2-2 ऑफस्प्रिंग्स जनरेट करेंगे, तो वो आपके पास 30 ऑफस्प्रिंग्स हो जाएंगे। अब 30 ऑफस्प्रिंग्स में से जो बेस्ट होंगे उनको आप सिलेक्ट करके अगली आइट्रेशन में ले जाएंगे 25 को, और बाकियों को आप छोड़ देंगे। और इसी तरह ये आइट्रेशंस चलती जाएंगी अंटिल द टर्मिनेशन क्राइटेरिया मीट्स। और टर्मिनेशन क्राइटेरिया के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज के जो भी आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा, दैट इज योर optimal solution. So fitness function, population size again is the number of individuals present and competing in an iteration. If the population size is too large, the processing, अच्छा नुकसान क्या है, अगर population size आप बहुत बड़ा रख देते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा प्रोसेसिंग में, कन्वर्ज करने में। बहुत छोटा रखते हैं तो इट्स इन द डेंजर ऑफ प्रीमेच्योर कन्वर्जेंस अपॉन सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। आपको जल्दी कन्वर्ज वो कर जाएगा और आपका सोल्यूशन सब ऑप्टिमल सा होगा, बस बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स इवेंचुअली एक जैसे ट्रेट्स आना शुरू हो जाएंगे क्रोमोसोम्स में और इनफ डाइवर्सिटी भी नहीं होगी। लेट्स टॉक अबाउट फिटनेस फंक्शन। अगेन मैंने आपको जैसा बताया कि फिटनेस फंक्शन को इवैल्यूएशन फंक्शन भी कहते हैं और सबसे चैलेंजिंग टास्क है फिटनेस फंक्शन को कैलकुलेट करना। अब इसका फिटनेस फंक्शन क्या हो सकता है, जो हमने कुकी प्रॉब्लम देखी थी। अब इसका ये क्रोमोसोम है जो कि 8 बिट में होगा। अब इसका फिटनेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिटनेस बेसिकली एक टेस्ट, किसी को टेस्ट कराएंगे और वो रेट करेगा 1 से 100 के दरमियान और हम कहेंगे ये उसकी फिटनेस है। ठीक है, ये मैं आपको क्लासिफिकेशन की दोबारा से बाद में बताऊंगी। सो yes, after calculating the fitness, of course you need to know what the genetic operators are. हमारे पास 2 genetic operators हैं, क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन, उनकी डिटेल पढ़ेंगे। बहुत सारे कलेक्शन एल्गोरिदम्स हैं, सिलेक्शन एल्गोरिदम्स हैं, जिसमें से हम प्रोपोर्शनेट सिलेक्शन एल्गोरिदम को देखेंगे। जनरेशन गैप, विजिबल वेरिएबल डिस्कार्ड द लीस्ट 2 फिट क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि लीस्ट 2 जो है ना उनको तो ऐसे ही डिस्कार्ड कर देना है। और नो एलिटिज्म, एलिटिज्म का मतलब है डिस्कार्ड द 2 लीस्ट फिट क्रोमोसोम्स व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट द जनरेशन गैप इज। जनरेशन गैप का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आपके पेरेंट्स में से आप कुछ क्रोमोसोम्स को रख रहे हैं या नहीं रख रहे, कुछ को अगर रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जनरेशन गैप कम होगा। बिल्कुल ही नहीं, एक भी नहीं रख रहे, सारे ऑफस्प्रिंग्स ले आए हैं, तो फिर आपका जनरेशन गैप जो है वो बड़ा हो जाएगा।
डुप्लीकेट्स अलाउ करने हैं या नहीं करने, और अगेन टर्मिनेशन क्राइटेरिया हमने देखे। आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ओवरऑल पिक्चर मालूम होनी चाहिए जेनेटिक एल्गोरिदम की। ये देखें, अभी मैं एल्गोरिदम दोबारा पढ़ती हूँ। व्हाट यू डू इज यू इनिशियलाइज द पॉपुलेशन। इनिशियलाइज करने के सबसे पहले तो क्रोमोसोम डिजाइन करना है ना, डिजाइन करने के बाद अपनी पॉपुलेशन इनिशियलाइज करनी है। एंड देन व्हाट यू नीड टू कीप ऑन डूइंग इज यू हैव टू कैलकुलेट द फिटनेस, यू हैव टू सिलेक्ट द पेरेंट्स, ताकि आप उनसे ऑफस्प्रिंग्स जनरेट करें। ऑफस्प्रिंग्स जनरेट कैसे होंगे, आपके जेनेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू होंगे जो कि क्रॉसओवर और म्यूटेशन है, और उसके बाद आप अपने मेंबर्स ऑफस्प्रिंग जो है उनको पेरेंट्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। कितना रिप्लेस करते हैं वो जेनेटिक गैप कहलाता है। एंड यू विल कीप ऑन डूइंग दैट अंटिल द टर्मिनेशन क्राइटेरिया हैज बीन मेट। ठीक है। You will discuss the rest of the genetic algorithm in the next class. If you have any question from today's lecture, please you can ask right now. मैम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना होगा? इम्प्लीमेंट एक्चुअली ये बहुत बड़ा एल्गोरिदम होता है, तो इसको ना इम्प्लीमेंट ऑन पेपर करना जरा मुश्किल हो जाता है। आपको स्टेप्स मालूम हो, देयर आर मेनी टूल बॉक्सेस एंड देयर इज ऑफ कोर्स इनबिल्ट थिंग्स दैट यू कैन यूज इन पाइथन एंड एवरीथिंग। एक सेकेंड। So what happens here is आपको इसके ना इंडिविजुअल स्टेप्स मालूम होने चाहिए, क्योंकि पूरा एल्गोरिदम, पूरी आइट्रेशन एक चलाना जो है ना वो काफी डिफिकल्ट सी चीज हो जाती है ऑन पेपर। तो क्वेश्चन किस तरह का आ मैं सकता है? बेटे पहले समझ लो, फिर मैं इसका क्वेश्चन आपको समझाऊंगी। कोई एक्टिविटी दूंगी अगली क्लास में, तो उसमें आप समझ लेना, कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या है। हाँ जी, आई होप कि अब कोई नहीं रहता अपने प्रोजेक्ट की टाइटल डिसाइड करते हुए। I think still not all of you have अस्सलाम वालेकुम मैम। ग्रुप मैम मैं रहता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट ग्रुप नहीं बना। नहीं बना? व्हाट आपने ग्रुप बनाना है बेटे, मैं तो आपका ग्रुप नहीं बनाऊंगी। You have to make your own group. ओके मैम। हाँ, अभी तक आप यही सोच रहे हैं कि मैं ग्रुप नहीं बना सक रहा? मैम यूनी में नहीं था, तो क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, तो इस वजह से। ये तो मैंने बहुत पहले से अपलोड किया हुई ये चीज। By the way, I'm looking into the deadlines, and you have to submit the project proposal on, you guys were supposed to submit on 23rd of December. I'm making a, I'm not marking you for the individual project. What I want you to do is start working on it. दिसंबर तो गुजर चुकी है। जी बिल्कुल गुजर चुकी है, and none of you bothered emailing me that we have written the proposal and everything, and where is the submission folder. I won't mark you for the proposal. so सारे marks जो है ना वो आपकी final project पर चले गए हैं। उसकी भी डेट यहाँ पर 9th आ रही है। I'm just going to extend it a little more, लेकिन उससे आगे ये extension नहीं होगी, but start doing it. I might extend it to 13 or 14. So, but make sure that you start doing it. मैम इसका मतलब अब हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, अब मैं प्रपोजल इम्प्लीमेंटेशन करें और उस फुल प्रोजेक्ट का प्रपोजल, फुल प्रोजेक्ट का राइट अप करें, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। ओके मैम। हाँ जी, ओके मैम, ऑलराइट। चलिए मैम आपने एलएमएस पे किया हुआ? बिल्कुल जी, मैंने प्रोजेक्ट पूरी डिस्क्रिप्शन जो है वो डली हुई है, मेक श्योर कि वो आप देख लें। ठीक है मैम। चलिए जी, ओके जी, that's it. Make sure that you start doing your project, because in the last 2 weeks I'll be taking just the
project presentation, and you must be prepared before that. ये 9th जनवरी इसकी डेट लिखी हुई है, 9th जनवरी से ये बहुत हुआ तो इट्स गोइंग टू गो ऑन टू 12 और 13 जनवरी. मैं 2-3 दिन ऊपर करूंगी, बट मेक श्योर दैट यू स्टार्ट डूइंग इट. ओके जी, that's it from today's lecture. See you in the next lecture, or make sure in the next lecture we have a clustering का हमारा quiz है, K-mean, K-midtoid and hierarchical clustering. Okay, ma'am. Allah Hafiz. Okay, ma'am. Allah Hafiz, I'm ending the lecture.